वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। तो आपका ये वीडियो देख के ना यूनिट 3rd और 5th से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि आपको जो यूनिट 4 है वो आपको सेल्फ कर लेना, बिकॉज यूनिट 4 से हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और आएंगे भी या नहीं आएंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर जो है वो 4th यूनिट से जो है वो क्वेश्चन बने नहीं थे। मैंने दूसरे RGPV अलग अलग यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ तो अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं, कोई सिमिलर टॉपिक्स मैच नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि आपको यूनिट 4 छोड़ना है, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कर लेना, बिकॉज मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखे हैं। उन तीनों में से आपको जो भी लगे कि हाँ एक तो TWEL वाला वो क्वेश्चन कर लेना, एक और उसके साथ कोई कर लेना अगर टाइम मिल पाए तो, अदरवाइज पहले ये 4 यूनिट आपको कंप्लीट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं यूनिट 3rd का। तो यूनिट 3rd के बारे में बात करेंगे, देन यूनिट 5 का डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3rd से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे उन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्किन के ऊपर एलोए टर्मरिक का क्या बेनिफिट्स है। एलोए का आपको काम मालूम है, मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट करता है, एंटी एजिंग प्रमोट करता है, वॉन्ड हीलिंग को और स्किन सूदिंग का काम करता है। टर्मरिक का काम क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है स्किन पे, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्री रेडिकल्स फॉर्म नहीं होने देते और स्किन को हेल्थी रखते हैं। इसके अलावा स्किन हीलिंग में और रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए। नीम और क्लोव का रोल बताना है कहाँ पे, ओरल केयर में। तो नीम को तो आपको पता ही है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल में भी काम आता है तीनों। क्लोव एनाल्जेसिक, फ्रेशनर्स, ब्रीथ, अच्छा सा सांस लेने में, फ्रेशन ब्रीथ लेने के लिए काम करता है। एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी शो करता है। अब जो नेक्स्ट है वो है हिना और आंवला हेल्थ हेयर केयर में। तो आंवला जो कि हेयर ग्रोथ, स्ट्रेंथ, उसके अलावा हेयर कंडीशनिंग और शाइन और वॉल्यूम भी प्रोवाइड करवाता है। हिना का जो काम है वो है नेचुरल हेयर कलरिंग है, उसके अलावा कंडीशनिंग और नरिशिंग प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है हेयर्स को गिरने से, टूटने से। अब बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ये है ना कि यहाँ पे मैंने एक तो शैम्पू और टूथपेस्ट का लिखवा रखा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो स्किन केयर है ना उसको भी कर लेने के लिए, बिकॉज बहुत छोटे छोटे हैं, एकदम इजी वे में आपका ये होने वाला है। बिल्कुल भी आपको ये टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला गया है BIS स्पेसिफिकेशन बताओ शैम्पू और टूथपेस्ट का, और BIS एनालिटिकल मेथड्स बताओ शैम्पू और टूथपेस्ट का। इसके अलावा स्किन केयर भी इम्पोर्टेंट है, देखा जाए कोई भी दे सकता है, बिकॉज स्किन केयर तो इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले शैम्पू और टूथपेस्ट का इस वीडियो में कवर अप कर लेते हैं। ज़्यादा चांसेस शैम्पू का है, देन स्किन का और देन टूथपेस्ट का है। तो अब बात करने वाले हैं BIS है क्या। ये ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और इसका काम है कि ये रेगुलेट करे और सेट करे स्टैंडर्ड्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना हमारे इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स भी। कॉस्मेटिक उसके अलावा भी प्रोडक्ट्स को करता है, बट कॉस्मेटिक भी उनमें आता है। BIS जो है वो डेवलप करता है और उस पर इम्प्लीमेंट करने का भी काम करता है, जो ये स्टैंडर्ड इसने सेट कर रखा है। वो स्टैंडर्ड क्या सेट किया हुआ है, उसी की वजह से हमें इंश्योर होते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो एकदम उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, उसके एफिकेसी अच्छा है और जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। अब आते हैं मेन मुद्दा, जो कि BIS स्पेसिफिकेशन फॉर शैम्पू। पहले आपको BIS के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है, हाफ पेज के करीब, उसके बाद ये स्टार्ट करना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन दे, BIS के बारे में थोड़ा बताइएगा आप, क्यों रेगुलेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी, एफिकेसी ये सब बेटर हो रहे। BIS स्पेसिफिकेशन जो है शैम्पू का, ये कंसीडर करता है एक तरीके से वेरियस पैरामीटर्स को, जैसे कि कॉम्पोजिशन, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को। बात करने वाले हैं जो शैम्पू होगा ना, तो वो जनरली उसका pH 4 से लेके 8 के बीच होना चाहिए। जो सॉलिड उसके अंदर प्रेजेंट होगा, टोटल मास के 8.5% प्रेजेंट होना चाहिए मिनिमम, और जो फोम का हाइट होना चाहिए वो 50 mm का होना चाहिए। इसको मेज़र करने के लिए वो हम एनालिटिकल मेथड के अंदर देखेंगे, जिसका नाम यहाँ पे आप देख ही सकते हो, रॉस माइल्स फोम हाइट एपरेटस उसका नाम है। उसी में हम देखने वाले हैं कि 50 mm जा रहा है कि नहीं। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसके करीब मिनिमम यहाँ पे दे रखा है, मिनिमम हाइट इतना होना चाहिए कम से कम। विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो 800 CP है, 25 डिग्री सेल्सियस। रोटेशनल विस्कोमीटर जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसका यूज़ किया जाता है।
माइक्रोबियल लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इससे एकदम फ्री होना चाहिए। अब आते हैं एनालिटिकल मेथड्स। तो पीएच मेजरमेंट के लिए जो हमने देखा 4 से 8 वो मेजर करेंगे पीएच इंडिकेटर पेपर से और पीएच मीटर से। जो नेक्स्ट था कि सॉलिड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, जो मैं आपको बोला 8 पॉइंट समथिंग 5 के करीब % जो टोटल मास का है इतना होना चाहिए सॉलिड का मिनिमम। तो इसको नापने के लिए ना जो इवापोरेशन है नॉन वेट ऑफ शैम्पू, एक वेट हमने ले लिया जनरली 10 ग्राम ले लिया। इस 10 ग्राम को लेकर के उसको इवापोरेट किया हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। जो कांस्टेंट वेट आएगा ना अचीव होगा हमें, उसी को जो है हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल सॉलिड जितना प्रेजेंट है। विस्कोसिटी मेजरमेंट्स के लिए रोटेशनल विस्कोमीटर्स, जिसमें हम शियर स्ट्रेस और शियर रेट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इन दो को निकाल करके डिटरमाइन करके कैलकुलेट करते हैं विस्कोसिटी को। तो आपको सिंपल से इतना ही लिख देना है। लॉन्ग में आएगा तब आपको थोड़ा बहुत विस्कोमीटर को एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कि 10 नंबर में, बट यहाँ से आपको 7 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज 10 मार्क्स वाला ही यूनिट 1 यूनिट 2 अपना कवर अप कर लेगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म हाइट मेजरमेंट। तो मैंने आपको बोला रॉस माइल्स फॉर्म हाइट एपरेटस का यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो है वॉल्यूम फॉर्म का जो शैम्पू है उसका फॉर्म है ना, उसको हम उसके अंदर पुट कर देंगे। उसके बाद उसका ना शेक करेंगे। शेक करने के बाद जो आएगा वॉल्यूम उसको पूरा वो कर देंगे कंफर्म कि हाँ ये है। वो मिनिमम 500 mm होना चाहिए। माइक्रोबियल एनालिसिस के लिए हमने 3rd सेम में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा ही था। एक्चुअली उसके अंदर अगार मीडिया का हम यूज़ करते थे। कौन कौन से मेथड्स होते थे, तो पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड। तो आपने याद ही होगा आपको कि स्प्रेड करते थे प्लेट के अंदर मीडिया बना करके कि वो बैक्टीरिया आ रहे हैं उसके अंदर कितने आ रहे हैं ये पता करने के लिए। तो इससे यही करते हैं पता लगाने के लिए। अब आते हैं BIS स्पेसिफिकेशन फॉर टूथपेस्ट। अगेन सबसे पहले BIS के बारे में लिखिएगा, देन इसके बारे में लिखिएगा कि BIS स्पेसिफिकेशन जो टूथपेस्ट का है यह कवर करता है बहुत सारे पैरामीटर्स, जैसे कि कंपोजिशन, सेफ्टी, परफॉर्मेंस। सिमिलर है जैसे आपने वो पढ़ा था ऐसे ही यहाँ पे, बस इसकी वैल्यू अलग आएगी उसकी वैल्यू, और इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होगा जो कि फ्लोराइड होगा। बाकी सब कुछ वही है। अब पढ़ लेते हैं। जो इसका pH होगा वो 7 से 10 होगा। मिनिमम सॉलिड जो होगा वो 60% होगा जितना टोटल मास है उसका। फ्लोराइड कंटेंट जो होगा 1000 से 1500 ppm पार्ट्स पर मिलियन। माइक्रोबियल लिमिट नहीं होना चाहिए बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस। अब आते हैं मेजरमेंट के लिए, तो पीएच मीटर, पीएच इंडिकेटर पेपर्स का यूज़ करते हैं। और डिटर्मिनेशन के लिए पिछली बार हमने क्या किया था, हमने जो टूथपेस्ट है जैसे 10 ग्राम हमने शैम्पू लिया था, इसको भी ऐसे मान लो कि 10 ग्राम टूथपेस्ट लिया, उसको एवोपोरेट कर रहे हैं हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और जब तक कि एक कांस्टेंट वेट ना आ जाए बस। अब आते हैं यहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट एनालिसिस। इसके अंदर जो है वो हम पता करते हैं फ्लोराइड का कंटेंट को 1000 से 1.5 के तक होना चाहिए, बीच में इसके आना चाहिए। तो ISE आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड और कैलोरीमीटर की मदद से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके स्टैंडर्ड सेट हुए रहते हैं, तो उसमें पुट करके करना होता है। माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, इसके अंदर वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, अगार मीडिया लेकर के और पोर प्लेट स्प्रेड प्लेट टेक्निक से हम देखते हैं माइक्रोबियल ऐसे करते हैं एक तरीके से। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से ना स्किन का भी है, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले आपको ये टॉपिक प्रोवाइड करवा देने के लिए। और बात कर लेते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 में जो आपको मैंने एक ही क्वेश्चन लिखवाया है, बट इसके और भी हैं क्वेश्चंस। तो ये मैंने जनरली यहाँ से स्किन प्रॉब्लम्स उठाए। जो सेकंड वाला चैप्टर है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, बिकॉज मेरे को क्वेश्चंस और मिल नहीं रहे थे कि एक्चुअली कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसको तो करके ही जाना है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाल रहा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ लिमिटेड होते हैं, जितना लिमिटेड रख सकते हो। तो अगर आपको पूरा एक और टॉपिक इसमें पढ़ लेना है जो सेकंड वाला चैप्टर है उसका, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑयल और ड्राई स्किन के बारे में। जनरली क्वेश्चन आता है इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स बताओ और उसके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है वो बताओ।
और सिम्टम्स ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं इस तरीके से। तो सिम्टम्स यहाँ पे जनरली लिखे हैं। सबसे पहले ऑयल स्किन होता क्या है, तो ऑयली स्किन जो होता है ये कैरेक्टराइज होता है एक तरह से ओवर एक्टिविटी, जो हमारा सीबीएस ग्लैंड है ना वो शो करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है सीबम का। अब ये सीबम का ज़्यादा होने की वजह से शाइनी कॉम्प्लेक्सेशन, यानी फेस पे आप देखते होगे कि एक तरह से चमक टाइप का, और एनलार्ज हो जाता है पोर्स। इसके अलावा जो है निशान टाइप के, मतलब कि ये गड्ढा गड्ढा समझते हो, वो पोर्स हो जाते हैं ऐसे चीक्स पे। उसके अलावा जो है वो दाग टाइप के हल्के हल्के जो होते हैं वो शो होते हैं। तो ये सब कुछ इसके सिम्टम्स थे। और उसको क्या बोलते हैं, उसको दाग को हम बोलते हैं ब्लेमिशेस। तो ये 3 आपको याद रखना है, साइनिंग कॉम्प्लिकेशन, एनलार्ज पोर्स, उसके अलावा ब्लेमिशेस शो करता है। अब बात करते हैं इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो ऑयल फ्री क्लिनसर का यूज़ कर सकते हो। इसको बनाया गया है इसी के लिए है कि ऑयली स्किन के लिए, जो रिमूव करता है ऑयल, डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और प्रोवाइड करवाता है एक मॉइस्चराइज टाइप का आपका फेस कर देगा। मतलब कि जो भी ऑयल, डर्ट, इम्प्योरिटीज़ को हटाएगा, और जनरली ऑयल को हटाने के लिए है। तो जो आपका ऑलरेडी पहले का आपके फेस पे तो ऑलरेडी जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको नहीं निकालेगा। स्ट्रिपिंग मतलब निकालना होता है, तो विदाउट स्ट्रिपिंग यानी नहीं निकालेगा आपके जो ऑलरेडी मॉइस्चर स्किन में प्रेजेंट है। सॉरी, वो मॉइस्चराइज मैंने बोल दिया करता है, वो नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम यहाँ पे ऑयली स्किन की बात कर रहे हैं। क्ले मास्क को तो आपको भी पता है, जिसके अंदर केओलिन और बेंटोनाइट जिसके अंदर प्रेजेंट है ना, उनका यूज़ करना चाहिए किसी का ऑयली है फेस तो, बिकॉज वो क्या है तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा जितना भी एक्सेस ऑयल है, और रिड्यूस कर देता है अपीयरेंस ऑफ ब्लेमिशेस, जो भी निशान है वो सब हट जाते हैं। ऑयल कंट्रोल प्राइमर्स इनका यूज़ किया जाता है जनरली। आप बहुतों ने यूज़ किया होगा जो मेकअप फीमेल करती हैं, तो मेकअप से पहले इनका यूज़ किया जाता है ताकि जो ऑयल है वो कंट्रोल हो पाए, कम हो पाए फेस पे। ड्राई स्किन के बारे में बात करते हैं तो लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से होता है। फेस पे बिल्कुल भी ना मॉइस्चर हो तो ड्राई स्किन हो जाता है, और ये इसके डल, फ्लैकनेस, टाइटनेस एंड रफ ये सिम्टम्स है। मॉइस्चराइजर्स का यूज़ करना चाहिए, ऐसा मॉइस्चराइजर जिसके अंदर इमोलिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में हो, जोजोबा ऑयल हो गया, सिया बटर हो गया, कोकोआ बटर हो गया, ये सब। और ये नरिश और प्रोवाइड करवाते हैं मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट्स को। हाइलोरोनिक एसिड सीरम इसका भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये जो है वो अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है मॉइस्चर को स्किन के अंदर, ताकि हाइड्रेशन रहे आपका जो फेस के स्किन है वो, और इम्प्रूव करे स्किन के मॉइस्चर बैलेंस को। नरिशिंग फेशियल ऑयल्स, जो फेशियल ऑयल जैसे कि रोसेप ऑयल और एवोकाडो ऑयल जो हैं, ये प्रोवाइड करवाते हैं एक्स्ट्रा लेयर नरिशमेंट का, और हेल्प भी करते हैं मॉइस्चर रह पाए आपका ड्राई स्किन, यानी सूखा ना रहे, वो ड्राई रहे। तो ये वीडियो होता है कंप्लीट, एकदम सिंपल सा था। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों यूनिट से वो हो चुके हैं। बट देखो, एक यूनिट 4 से आपको कर लेना है एटलीस्ट, मिनिमम एक यूनिट 3rd यूनिट से कर लेना है, जो कि मेरा काम है वो प्रोवाइड करवाना आपको। और एक यूनिट जो है वो आपका 5th यूनिट से कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो मैं सिर्फ एक 3rd यूनिट का एक क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर दूंगा, बाकी आपको जो 4th यूनिट है वो आपको कर लेना है। बिकॉज मेरे ख्याल से मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि अगर मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ तो बच्चे सब तो पढ़ेंगे, और वो नहीं आया वो क्वेश्चन फिर वो थोड़ा इशू रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको डीपली में पढ़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, बस ख़त्म, और कोई डीपली नहीं। बाकी आप कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक पे प्रोवाइड करवा दूंगा जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएगा यूनिट 4 के। तो मैं आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट सेंड कर दूँगा कहीं से भी सर्च वर्च करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।